हेलो क्लास, हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका, अगर हम बोर्ड की बात करें तो क्लास 11th के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम 12th की बात करें तो 12th की पूरी एक बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, तो 12th के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। या अगर हम नीट या जेई के बारे में सोच रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, उसको हमको याद करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी और सिंपल हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल है, हम लोग कहते हैं द कंपाउंड दैट डराइव फ्रॉम लिविंग मैटर। ऐसे कंपाउंड जो लिविंग मैटर से डराइव होते हैं, या बॉन्ड वाइज अगर हम देखते हैं तो बॉन्ड वाइज करेंगे, ऐसे सारे कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन को हम डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं एक केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज का, ये हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसमें हमने केवल दो ही बात को डिस्क्रिप्शन में देखा है। जैसे हमने देखा है रिएक्टेंट को और हमने देखा प्रोडक्ट को, इसके अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास मीथेन है बेटा, और इस मीथेन का हम कंबसन करा दें, तो आपको पता है कि कंबसन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए, और हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमको मिल जाएगा वाटर गैस। ये आपकी, ये कौन है? मीथेन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हैं, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट है। हमने अब तक केवल इतना पढ़ा है कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट को हमने दो पार्ट में दे रखा है, एक सबस्ट्रेट है, एक रिएजेंट है। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट इंटरैक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। सिंपल। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, हमने कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, हमने कोई डिटेल में जानने की कोशिश नहीं की। हमने ये तक नहीं जानने की कोशिश की इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे ऑक्सीजन ब्रेक किया होगा, इस ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन कैसे उस जगह को ऑक्यूपाई किया होगा, कैसे पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये सब हमने अभी तक जानने की कोशिश नहीं की। हमने केवल सिंपल देखा कि भैया ये मैंने लिया मीथेन और इसमें डाला ऑक्सीजन और इग्नाइट टेम्परेचर दिया और हमको मिल गया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की अभी तक कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे बना है। तो अब तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इज समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू आपका पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। तो पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना हमने देखा ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि भाई जब भी हम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराते हैं, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और उस एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हुए आ रहे हैं। बट ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब फैक्टर हम लोग नहीं देखे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने इसी को पढ़ा, जिसमें हमने देखा सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ आर इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड टू फॉर्म प्रोडक्ट, बस और कुछ नहीं देखा। बट अब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। है तो है यही पुरानी चीज़ें, लेकिन अब इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड के बीच में एक ऐसा स्टेज आएगा कि आपका रिएक्टेंट ना रिएक्टेंट रहेगा, ना कुछ नया बनेगा, बीच में वो कंडीशन आएगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स। मतलब आपको इंटरमीडिएट्स देख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप कुकर में, आपने कुकर लिया, उसमें आपने दाल डाला, पानी डाला, नमक डाला, हल्दी डाला, आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। आपसे पूछा जाए सर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि ये आपका दाल बनेगी।
लेकिन उस दाल को बनने में कितना मिनट लगेगा? आप कहोगे सर 5 से 10 मिनट लगेगा। तो जब 5वें मिनट आपका स्टार्ट इनिशियल टाइम था तो आपका सब कुछ था, वही था, आपका नमक था, पानी था, दाल था, सब कुछ था। लेकिन 10 मिनट बाद जब दाल आपके प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो अगर 5वें मिनट पे हम लोग उसको कुकर को ओपन करके देखेंगे तो ना आपका रिएक्टेंट रह चुका है, ना आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिलके तैयार है। मतलब हो क्या रहा है, उस समय आपके पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा और बीच में आपको एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिली होगी, उसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म? द डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेप वाइज स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे पुराना बॉन्ड टूटेगा और कैसे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसको स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक होता है कि कोई भी आपने एक वीडियो बनाया जो आपका बहुत फुल फ्लैश में है और एक वीडियो आपने बनाया जो स्लो मोशन में है। तो स्लो मोशन में हम हर एक एक बातों को डिटेल से देखेंगे और उसी डिटेल से देखने को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमको पूरे रिएक्शन में किसको आइडेंटिफाई करना है? इंटरमीडिएट्स को। अगर हमको इंटरमीडिएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लग गई तो हमको अच्छी तरह से पता होगा कि हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। और अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के इंटरमीडिएट को पहचान लेते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो सिंपल, सो इजी हो जाएगा। और अगर नहीं पहचान पाते हो तो आपके लिए हमेशा टफ लगता रहा है, तो आपको टफ लगता रहेगा। बट अगर आप जुड़े रहोगे मेरे साथ, हर एक लेक्चर को आप बढ़िया से ध्यान से देखोगे, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो आप पढ़ने जा रहे हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाने वाला है। क्योंकि हम आपको लगता है कि रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के 4 स्टेप होते हैं। जिस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए से मैं एक दुकान खोलने वाला, तो 10 लाख रुपए से दुकान खोलने वाला हूं, तो 10 लाख रुपया आपका रिएक्टेंट हो गया और दुकान आपका खुलेगा, एक प्रोडक्ट हो गया। क्या 10 लाख से तुरंत आपका दुकान खुल जा रहा है? नहीं। रुपया आप पहले उसका मूवमेंट कराएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, और इस 10 लाख रुपए को देख के बहुत सारे छोटे छोटे दुकान या बड़े बड़े दुकान वाले आपसे क्या करेंगे? आपसे कांटेक्ट में आएंगे, आपसे कांटेक्ट में आएंगे, आपके पैसे को तोड़ेंगे। 2 लाख रुपए का ये, 2 लाख रुपए का ये, 2 लाख रुपए का ये, खूब सारा सामान आप खरीदोगे। उसके बाद आपको जोड़ेंगे, फिर आप जोड़ के एक नया इंटाइटी बनाओगे, जब वहाँ आपका 10 लाख रुपया नहीं होगा, उस 10 लाख रुपए के बदले में आपके दुकान में सामान होगा। उसी तरह से आपका रिएक्शन होता है। रिएक्शन का होना एक 2 स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। वो स्टेप क्या होते हैं? 4 डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं हम लोग देखते हैं। पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहीं कहीं आपका ये टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइज होना, इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से मूव करना। जिस तरह से आपके पास 10 लाख रुपया था और रुपया आपके इलेक्ट्रॉन की तरह था, तो रुपये का मूवमेंट होना। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको 10 लाख रुपए का अगर कुछ सामान खरीदना है तो बताना पड़ेगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, उसका मूवमेंट आपको शो करना पड़ेगा। तभी आपका बॉन्ड टूटेगा, तभी आपका पुराना बॉन्ड टूटेगा और नए लोग आके अटैक करेंगे। तो
उसी तरह से आपको पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो आपका वो बॉन्ड का क्या होगा, आपका ब्रेकिंग होगा। तो पहला स्टेप आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या जिसको डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, जिसको अभी मैंने बताया, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या हम लोग क्या कहते हैं, फिशन कहते हैं, फिशन ऑफ बॉन्ड, फिशन ऑफ बॉन्ड, या आप क्लीवेज भी कहते हो, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का टूटना, पुराने बॉन्ड का टूटना। जैसे पुराना बॉन्ड टूटेगा, जैसे आपकी पुरानी दोस्ती टूटेगी, कोई दूसरा देख रहा होगा, वो दूसरा आके आपके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो वो कौन आके अटैक करेगा, जो आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा, कार्बन पे न्यूट्रल बात है तो कोई न्यूट्रल वाला आके अटैक करेगा। तो किस तरह से आपके कार्बन पे कंडीशन क्रिएट हुई है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप अटैकिंग रिएजेंट आके आपके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या देखना है, थर्ड स्टेप आपको देखना है अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारी स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला स्टेप जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये सारी स्टेप्स नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड सब कुछ बातें हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आपने सही कराया, 10 लाख रुपए का आपने सही इन्वेस्टमेंट किया तो सही प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन 10 लाख रुपए का आपने बंदूक खरीद लिया, गोले बारूद खरीद लिया, तो आप आतंकवादी बनने जा रहे हो। आपका सही प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट आपका डेंजरस बनेगा और रिएक्टिव बनेगा, आपको कोई ना कोई आगे चल के मार देगा। और केमिस्ट्री में हमको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 100% स्टेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाल हमने बनाया और वो दाल जैसे हमने खाया मुंह में छाले पड़ गए, मुंह में बड़े बड़े आपके स्वेलिंग हो गए, रेडनेस हो गया, पूरा मुंह ब्लास्ट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दाल बना है हमारा 100% स्टेबल होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर टेस्ट आना चाहिए, उसके खाने पीने से हमारे सेहत पे खराब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा इफेक्ट आना चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट 100% स्टेबल होना चाहिए। ऐसा पढ़ो कि आपको केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। ऐसा नहीं कि ऐसा पढ़ा कि पहले 10 नंबर था अब -10 नंबर हो गया। पढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बट प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करेगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट पे। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट आके अटैक करेगा। अटैकिंग रिएजेंट कैसे आके अटैक करता है उसको हम लोग एक अनदर कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड 4 स्टेप, जिसको कहते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। और अभी तक आपने अभी तक आज के डेट टिल नाउ आपने केवल यही पढ़ा है टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। आपने केवल टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, बट इसके ऊपर वाली बातों को आपने नहीं पढ़ रखा है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसको आप नोट करें। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने देखा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसमें फिशन या क्लीवेज कह सकते हैं। हमने देखा अटैकिंग रिएजेंट के बारे में, हमको देखना है टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बातें आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में जाननी है, डिटेल में पढ़नी है। तो 1 बाय 1 हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन से अटैच कोई भी एटम हो, कार्बन से अटैच कोई भी ग्रुप हो, कार्बन के रिस्पेक्ट में उस ग्रुप पे या तो कार्बन पे, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइन्यूट सा ही
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होगा। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डीलोकलाइजेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन अगर आप सीख गए कि कहाँ किस मेथड से कैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो पहला स्टेप अगर आपका सही है तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कौन आके अटैक करेगा और किस तरह से अटैक करेगा, ये सारी बातें आप अच्छे से सीख जाओगे। होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ टू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस। आपको पता है कि कार्बन और दूसरे एटम या ग्रुप के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन और कार्बन, कार्बन और दूसरे एटम के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का नंबर केवल एक होता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का कैसे मूवमेंट होगा, पाई बॉन्ड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का कैसे मूवमेंट होगा, क्योंकि दो ही टाइप के बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, एक कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड वाले क्या करेंगे एंड सिग्मा तो हरदम होगा, या पाई बॉन्ड वाले आपके कार्बन क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जानेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट 4 डिफरेंट मेथड से होंगे और 4 डिफरेंट मेथड को आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, देखना है। वो 4 मेथड क्या है, जिसको फर्स्ट मेथड कहते हैं, जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखेंगे, अभी देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो इफेक्ट होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। एंड द फोर्थ स्टेप जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमको पता होना चाहिए कि दिस इज द 4 मेथड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका इतना सिंपल भी नहीं है और बिल्कुल टफ भी नहीं है, क्योंकि 1 बाय 1 एक एक कॉन्सेप्ट का लेयर बनाते जाओगे ब्रेन में तो कभी गलत नहीं होगा। तो 1 बाय 1 हमको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, हमको पता होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगेगा, हमको पता होगा रेजोनेंस कहाँ लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा। अगर हमको सबके सारे कंडीशंस पता हो तो हमको बिल्कुल डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी और रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमको पता लगाना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है, कहाँ इसको अप्लाई करते हैं, रेजोनेंस या जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, ये कहाँ होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इसको डिटेल में हम लोग जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग आई से सिंबल देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप नोट भी करते जा सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट, इससे सिंपल कोई बताने वाला मिलने वाला नहीं आपको। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in only sigma bond carbon containing compound from
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आई रिपीट, in between the carbon and other atom, in between the carbon and another atom only sigma bond, मतलब in between the carbon and another atom जहां इंडक्टिव इफेक्ट अप्लीकेबल होगा उसके बीच में आपका केवल और केवल एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तक क्या होगा, आपका डिस्प्लेस होगा, डीलोकलाइज होगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। एंड डेफिनेशन इज डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर एटम इन बिटवीन ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ये आप देख के पहचान लोगे कि दो कार्बन और उससे अटैच एटम के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, ओनली और ओनली सिंगल बॉन्ड है और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और ऐसे डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं डीलोकलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट, delocalization of electron in only sigma bond containing between carbon and other group or atom from less electronegative atom to more electronegative atom is called inductive इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कार्बन और दूसरा एटम, कार्बन और दूसरा ग्रुप, उसके बीच में केवल और केवल एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से अपने आप बिना किसी टेम्परेचर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कैटालिस्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल रिएजेंट के, कार्बन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी थर्ड फैक्टर के अब्सेंस में, किसी एजेंट के अब्सेंस में, हीट, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, कैटालिस्ट के अब्सेंस में दो एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट केवल महज इस बात के लिए होता है कि दोनों के बीच में केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ऐसे इफेक्ट को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर मैं अपने आप अपना खाना बनाऊं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहूं, तो मेरे सारे का फंक्शन, मेरे सारे वर्क किस तरह से होंगे, परमानेंट होंगे। लेकिन अगर मेरी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो जब वो चाहेगा तो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो नहीं चाहेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। जो किसी और के होने की वजह से होते हैं उसको टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं, और जो अपने आप होता है उसको हम लोग परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। ये अपने आप हो रहा है क्योंकि कंपाउंड में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका क्या है, आपका अटैच है, उसकी वजह से हो रहा है।
तो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा, ये भी पॉइंट बहुत बार आपसे इंटरेस्ट में पूछा गया है, ये आपका होता है परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है। सिंबल जानना बहुत जरूरी है। सिंबल इसलिए जानना जरूरी है कि भाई आप वोट देने जाते हो तो आप किसी मोदी योगी या किसी मुलायम या किसी अखिलेश या किसी और पार्टी का नाम नहीं जानते हो, आप सिंबल जानते हो कि इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये है, उसके बटन पे प्रेस करना है, उसको वोट मिल जाएगा। इसी तरह से आपको जब कंपाउंड दिया जाए, कभी कभार आपको मैकेनिज्म लिखा हुआ दिखे तो आप सिंबल से पहचानोगे। आप वहाँ कैलकुलेट नहीं करने पहुँचोगे कि किसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपको सिंबल देखना है, सिंबल से रिप्रेजेंट करना, हमेशा वो सिंबल दिखाना है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल होता है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें, इसके सिंबल की बात करें बेटा, तो दिस इज द सिंबल। ये लाइन होगा और यहाँ बीच में इस तरह से एरो लगाएंगे, बीच में इस तरह से एरो लगाएंगे। एरो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ बीच में लगाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैन डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और अगर हम सिंबल ऐसे लगाते हैं, सिंबल वही होगा आपका, तो यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन कैन डिस्प्लेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। समझ में आया आपको? तो ये आपका सिंबल हो जाएगा, सिंबल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे बहुत पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन की बात, तो हाइड्रोजन आपके पीरियोडिक टेबल में अगर हम उसके पोजीशन को देखें तो उसका पोजीशन डिस्प्यूटेड है, पूरी तरह से डिस्प्यूटेड मामला है। जैसे अगर आपसे कहा जाए LAC जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना का, वो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपका डिसाइड नहीं है, प्रॉपर डिसीजन नहीं है उस पर, इसीलिए वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह से आपका हाइड्रोजन भी डिस्प्यूटेड है। किसका है? झगड़ा है इसका। आप सॉल्व कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर पूरी एबिलिटी है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, कल को कुछ भी बन सकते हो और इस झगड़े को सॉल्व कर सकते हो कि हाइड्रोजन किसका है। अभी तक हम लोग पढ़ते या पढ़ाते हैं कि हाइड्रोजन आपका एल्कली मेटल के साथ पढ़ा जाता है, बट इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ भी मैच करती है। तो जो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन का प्लेस डिस्प्यूटेड है। कुछ रीजन बता के बताया जाता है कि उसको एल्कली मेटल के साथ पढ़ सकते हैं, कुछ रीजन बता के बताया जाता है उसको हैलोजन के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और NaH में हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एटम कंफ्यूज है कि मैं उधर जाऊं कि इधर जाऊं, इलेक्ट्रॉन लॉस करूं कि इलेक्ट्रॉन गेन करूं। तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन का पोजिशनिंग पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। तो हाइड्रोजन का पोजिशनिंग फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड मान ली जाती है, कार्बन से न कम न कार्बन से ज़्यादा। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो स्टैंडर्ड होगा, वो जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो जीरो होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, पूछा जाता है बहुत बार, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन inductive effect is standard, that is zero, because disputed property of hydrogen। ये लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको पता है ये बात। तो हम लोग यहाँ और एक बात लिख सकते हैं कि इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब यहाँ भी तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी है ना सिंगल सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा आपका, इंडक्टिव इफेक्ट आपका होगा स्टैंडर्ड, दैट इज जीरो। स्टैंडर्ड को हम लोग जीरो मानते हैं, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये जीरो होगा, जिसकी वैल्यू जीरो होगी। ये होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, इसको नोट करें। तो आपने इसको नोट कर लिया है। अब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी किसी ग्रुप या किसी एटम की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं, हमने नहीं देखा है, हमने नहीं समझा है,
तो उसको हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आर टू टाइप। नंबर 1 माइनस आई, नंबर 2 प्लस आई। माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं और प्लस आई को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले माइनस आई को। सबसे पहले हम लोग देखिए टाइप में जो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जिसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये आपका माइनस आई इफेक्ट की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। ये है क्या? ये है क्या? कार्बन से दो लोग अटैच हो सकते हैं, आप इसको समझो। ये आपका कार्बन है, कार्बन से कोई आपका एक्स या वाई अटैच है, एक्स या वाई अटैच है, या हम कहते हैं कि कार्बन से आपका वाई अटैच है। वाई कोई एटम हो सकता है, दूसरा कोई एटम हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और इस एक्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और इसके बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ माइनस आई इफेक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। यहाँ कार्बन और वाई के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, डीलोकलाइजेशन होगा और माइनस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, कोई ना कोई इफेक्ट होगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है, पहला कंडीशन, या तो y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से कम है। या x ही ले लो, या तो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, या तो मैं यहाँ x लेता हूँ और कहता हूँ x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। दो बातें हो सकती हैं। तो अगर मैं कहता हूँ x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, x इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पहला कंडीशन। दूसरा मैंने लिखा कि y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। मतलब समझ रहे हो ना? या तो कार्बन अटैच ग्रुप से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे रहेगा, या तो कार्बन अटैच ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे रहेगा। तो डिफिनीशन हमेशा आपको पता होना चाहिए। अगर इस x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कौन? x, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा लाइक दिस, इस तरह से जाएगा। या तो आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा लाइक दिस, होगा। तो इस कंडीशन में कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये ग्रुप, और इस कंडीशन में कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ये ग्रुप। दोनों अलग अलग बातें हैं। ये ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये बात नहीं समझोगे तो आने वाले पूरे रिएक्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यही अगर नहीं समझे, आप कुछ भी लगा दिए यहाँ प्लस माइनस, तो अगला जो आपका पढ़ रहे हो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड गलत हो जाएगा। कोई भी आके अटैक कर लेगा। अगर यहाँ आप पॉजिटिव लाना चाह रहे थे, नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव वाला आके अटैक कर लेगा, प्रोडक्ट आपका गलत बन जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
या अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, delocalization of sigma electron away from the carbon atom. So this electron move away from the carbon atom is called minus I effect. उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो अगर हम माइनस आई इफेक्ट को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे delocalization of sigma electron away from the carbon atom. कार्बन एटम से दूर जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, जैसे पैसा विड्रॉ करते हैं, क्योंकि अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। सिंपल सा रीजन है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, हम लोग कहेंगे डीलोकलाइजेशन, या आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, अवे फ्रॉम कार्बन एटम इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो क्लास 11th में, क्लास 12th में, नीट में, जेई में हम कैसे पता लगाएंगे किस ग्रुप की, किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, किसका माइनस आई इफेक्ट कम है, और इस माइनस आई इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लस आई इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं बताऊंगा, एक टेबल बताऊंगा, एक सीरीज बताऊंगा, जिसमें मैं सिखाऊंगा कि इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इस ग्रुप का कम है, इसका और कम है, इसका और कम, इसका और कम है। कैसे जानेंगे, सीखते हैं। तो ये काफ़ी 10-15 लोगों का एक ग्रुप है, तो 10-15 लोगों के ग्रुप को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ छोटा सा मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। कहानी सुनिए आप। एक पर्सन है जिसका नाम है अमन, हो सकता है कोई अमन पढ़ भी रहा हो। वो एक लीडर है, नेता है, नेता है आपका वो। अमन एक लीडर है और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है साइना। बहुत अच्छे दोनों दोस्त हैं, लीडर हैं। और अमन अपने इलेक्शन को जीत गया है। तो अमन चाह रहा है कि साइना और हम अमन दोनों मिलके एल्कोहल लें, ड्रिंक करें, इंजॉय करें, पार्टी करें। बट जो साइना है वो बिल्कुल भी एल्कोहल नहीं लेना चाहती, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि अमन उसका दोस्त है। अभी उसने नेता था और वो इलेक्शन जीत गया है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम एक काम करते हैं कि एल्कोहल लेते नहीं हैं, एल्कोहल को स्मेल करते हैं। एल्कोहल को क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, और आपके साथ पार्टी इंजॉय करते हैं। और इसी पे हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं, और उसको ध्यान से आप क्या करिएगा, देखिए, है ना। अमन नेता साइना को हल्की एल्कोहल स्मेल कराई, है ना। अमन नेता साइना को हल्की एल्कोहल स्मेल कराई। इस पे हमारा टोटल माइनस आई इफेक्ट का पूरा सीरीज, जो क्लास 11th में 12th में कोई कॉम्पिटिटिव नीट या जेई के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ 1-2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप आपके रह जाएंगे, मैं उसको आपको आगे डिस्कस करूँगा जब एप्लीकेशन पार्ट में जाऊँगा। बट फिलहाल मैक्सिमम यही कवर हो जाएंगे। अमन से हो जाएगा अमाइनो NR3+, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ होता है। फिर नेता से हो जाएगा आपको नाइट्रो NO2, नाइट्रो ग्रुप। फिर साइना से हो जाएगा साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, जिसमें आपका CN है, फिर आपका NC है, आइसोसाइनाइड। को से हो जाएगा आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव मतलब COOH और एसिड डेरिवेटिव्स आगे मैं बताऊंगा एसिड डेरिवेटिव्स, यहाँ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव हो जाएंगे। हैलो से हो जाएगा हैलोजन्स, हैलोजन्स में कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। की से हो जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप, की से हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, यहां आपसे हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। स्मेल करने वाले सारे कंपाउंड आपके केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां आपका हो जाएगा क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक। और कराई ई ट्रिपल बॉन्ड, इन आइन, इन आइन होता है ना, तो आइन कराइन, तो आपका हो जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। आपका अगर आप देखेंगे माइनस आई इफेक्ट को, ऐसे यहाँ होता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी अगर हम माइनस आई इफेक्ट को थोड़ा बहुत देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा आपका ट्रिपल बॉन्ड में दिखने वाला है। वैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में होगा नहीं, कहानी पूरा सिंगल बॉन्ड का है, लेकिन फिर भी अगर हम हाइड्रोकार्बन में अगर माइनस आई इफेक्ट कोई पूछ ही लिया इस तरह से, तो आप थोड़ा बता सकते हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सब में है, बट डिफिनीशन ओनली पे है। तो वहाँ आपका कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगा, उससे कोई बात नहीं होगा, बट वी कैन कंपेयर ईजिली, आप वहाँ से कंपेयर करके एप्लीकेशन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये माइनस आई वाली कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, लाइक माइनस आई, प्लस आई इज जस्ट अपोजिट, होपफुली आसानी से आप समझ जाओगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम, अब अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अटैच एटम या ग्रुप से ज़्यादा है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन एटम। तो हम लोग क्या कहेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन toward the carbon atom, toward the carbon atom is called प्लस आई इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। यहां इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मूव करेगा, किसके पास मूव करेगा, एक कार्बन के पास मूव करेगा, इसकी वजह से इसको हम प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहते हैं, या प्लस आई को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, प्लस आई माइनस आई का एप्लीकेशन, जो कल मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड ग्रुप को बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द कार्बन एटम। इस तरह से कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अवे फ्रॉम द कार्बन एटम, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आपको बताया। फिर कल हम लोग फिर से देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।